अगला टॉपिक हम लोग इस चैप्टर के अंदर शुरुआत करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटली फूड क्रॉप्स वाला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में, मतलब जो कि हमारा जिसको हम लोग खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उसका प्रोडक्शन हम लोग इंडिया में करते हैं क्योंकि ज़रूरत है। ठीक है, तो करते हैं। अब उसमें क्या क्या आपका आएगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली डिस्कस करते चलेंगे। पहला है आपका रबर, फिर है फाइबर क्रॉप, उसके बाद है कॉटन, और फिर आपका है जूट। उसके बाद फिर ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्रॉप है जिसको खाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे रबर के बारे में। शुरू करते हैं। क्या है? इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि इसके प्रोडक्शन के लिए आपको जो माहौल चाहिए वो बिल्कुल मॉइस्ट मतलब पानी वाला चाहिए, और ठीक ठाक इसको टेम्परेचर भी मिलना चाहिए, तभी हो पाएगा। मतलब बेसिकली कैसा माहौल? नमी माहौल, थोड़ा सा पानी वानी इसको मिलता रहना चाहिए समय समय पर। आगे, इट रिक्वायर्स रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। सोचो, यानी कि इसको 200 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि इसको नमी वाला माहौल ज़्यादा पसंद है, तभी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। 200 सेंटीमीटर कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। आगे, इट रिक्वायर्स टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, तभी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। यानी कि इसको पानी और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चाहिए, इसीलिए ये अच्छी तरीके तभी ये ग्रो कर पाएगा बेसिकली। आगे, रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अच्छा, रबर का ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? अपने घरों में या अपने इंडस्ट्री में? अपने इंडस्ट्री में बेसिकली, मतलब कि बड़े बड़े इंडस्ट्री जो हैं जहाँ पे टायर ये सब बनते हैं ना, गाड़ी के चक्के, वहाँ पे रबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे, रबर इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे जगह है इंडिया के अंदर, यहाँ पे रबर का खेती बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे, इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स रबर प्रोड्यूसर्स, यानी कि पूरी दुनिया में रबर के खेती के मामले में हमारा इंडिया 5वें स्थान पे है। चलो ठीक है, अच्छा बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये रबर वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। रबर के बाद फिर हमारा है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप का मतलब है जिससे कि आप बेसिकली कपड़ा जैसे बनाते हो ना, जैसे जिससे हम लोगों का क्लोथ बनता है, वही हमारा कहलाता है फाइबर क्रॉप। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखा जाए? इसमें लिखा गया है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर दी 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। यानी कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, और नेचुरल आपका सिल्क हो गया। ये 4 ऐसे हैं बेसिकली जिसका सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे, कॉटन, जूट एंड हेम्प आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, कॉटन, जूट और हेम्प, ये 3 ऐसे हैं प्रोडक्ट जो कि मिट्टी में उगाए जाते हैं, यानी कि उसके इसके बेसिकली पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका नेचुरल सिल्क है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क वॉर्म, लेकिन सिल्क का खेती नहीं होता, बल्कि इसके लिए हम लोगों को पालना पड़ता है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है उससे हम लोगों को सिल्क प्राप्त होता है, और ये सिल्क का कपड़ा ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। क्योंकि देखो, कॉटन का क्या है, कॉटन तो आप बड़े लेवल पे खेती कर लोगे, जूट भी और हेम्प भी, ये तो बड़े लेवल पे मिल जाता है तुरंत, लेकिन मुश्किल से जो मिलता है वो आपका है सिल्क। इसीलिए सिल्क का जो कपड़ा होता है, चाहे कोई भी हो, सिल्क का एक मफलर हो या फिर टोपी हो या फिर शर्ट हो, पैंट हो, कुछ भी हो, बहुत महंगा मिलता है। क्योंकि इसमें ना बेसिकली इसको इकट्ठा करने में समय लगता है, मेहनत लगता है, इसीलिए इसका कीमत भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, ये क्वालिटी में बेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक आपको टर्म मिलेगा, यदि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? देखो, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नॉन एज सेरीकल्चर। यानी कि ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में किसान हैं, फार्मर है, जो कि अपने घर पे बहुत ही बड़े लेवल पे सिल्क वॉर्म को पालते हैं। और सिल्क वॉर्म को पालने का एक ही मकसद है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कुक्कुन प्रोड्यूस करेगा, और उस कुक्कुन से उस कुक्कुन से प्राप्त किया जाएगा हमारा सिल्क, जो कि मार्केट में वो लोग बेचते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो जो आदमी सिल्क वॉर्म को रखता है, अपने यहाँ पे पालता है, ताकि उसको उसका जो कुक्कुन होगा मार्केट में बेच सके, उसी को हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का मतलब क्या हुआ? सेरीकल्चर का मतलब होगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसान अपने यहाँ पे सिल्क वॉर्म को पालते हैं और मार्केट में उसके कुक्कुन को बेचते हैं ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके, इसी को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, आसान टॉपिक था।
अगला है आपका कॉटन। हालांकि कॉटन के बारे में अभी आप जान लिया आपने कि हाँ ये एक हमारा फाइबर क्रॉप होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में डीप जानकारी भी ले लेते हैं कि आखिर कॉटन होता क्या है। देखो कॉटन है सबसे पहले खरीफ क्रॉप, इट इज अ खरीफ क्रॉप, ये हमारा एक खरीफ क्रॉप है। आगे, कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा बताइए, कपड़ा तो आप अलग अलग प्रकार के पहनते हो, लेकिन कपड़े में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है आपका? कॉटन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपका जो है वो कॉटन ही होता है। आगे, तो ये एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है जहाँ पे कपड़ा हमारा बनता है। मतलब कि कोई ऐसा फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़ा बनता है, वहाँ पे कॉटन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़े को बनाने के लिए। अगला, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में भारत हमारा कॉटन के खेती के मामले में तीसरे नंबर पर है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। कॉटन ग्रोज वेरी वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ द डक्कन प्लेट्यू, यानी कि डक्कन प्लेट्यू में जो हमारा बेसिकली ब्लैक सॉइल है, काला मिट्टी, वहां पे कॉटन का खेती बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर बट लो रेनफॉल, इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि धूप इसको ठीक ठाक चाहिए, लेकिन पानी इसको कम भी मिलेगा तो चलेगा। रेनफॉल का मतलब हमेशा बरसात नहीं समझना है, रेनफॉल का मतलब सिंपल से पानी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, पानी कम मिले चलेगा, लेकिन टेम्परेचर हमेशा इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। इट रिक्वायर्स 210 डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, तो कॉटन की खेती के लिए लगभग 210 दिन इसको लग जाते हैं। 210 दिन का मतलब हो गया, मतलब कितना, 7 महीना, लगभग इसको 7 महीने लगते हैं तब जाके इसका खेती होता है, तो बहुत समय लेता है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसीलिए कॉटन का कपड़ा भी आपको महंगा ही मिलता है, लेकिन सबसे महंगा जो मिलता है वो आपको सिल्क का मिलता है, क्योंकि वो बहुत ही उसमें मेहनत लगता है। आगे, इट रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ्स टू मैच्योर, हमने कितना कहा, 7 मंथ, यानी किसी के बीच में लगभग, तो 6 से लेकर 8 महीने के बीच में इसका पूरा खेती हो जाता है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो ये ऐसे कुछ स्टेट इंडिया के अंदर जहाँ पे कॉटन का खेती बहुत ही ज़्यादा और बड़े लेवल पे होता है। तो ये हो गया हमारा कॉटन के बारे में। अगला पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जूट के बारे में। अच्छा, जूट का एग्जाम्पल ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जूट का ना बैग बनता है। अच्छा, आपने देखा होगा वो सन वाला जो बोरा होता है, बोरी, जिसमें से कि कुछ कुछ उड़ता रहता है, हम लोग एक बार उसको झाड़ देंगे ना तो उसका जो बहुत ही छोटा छोटा धागा है वो टूट के उड़ता रहता है। अक्सर ये आपको ना ज़्यादा सब्जी मंडी में देखने को मिलता है इस प्रकार का बोरा, क्योंकि उसमें सब्जी करके आते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो जूट हमारा बेसिकली एक तरीके का सूतरी टाइप होता है, उसके अंदर हमारे अलग अलग प्रकार के सामान को पैक किया जाता है। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, कई बार सीबीएसई ने पूछा है कि कौन से फाइबर को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, तो वो आपका होगा जूट। ठीक है, लेकिन पता है जूट का डिमांड ना आज बहुत ही घट गया है, क्योंकि इसका जगह जो है ना वो ले लिया अब हमारा प्लास्टिक बैग, है ना। प्लास्टिक बैग का कल्चर ज़्यादा है पहले, लेकिन जूट बैग का क्रेज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उस समय पे हमारे पास प्लास्टिक का बैग उतना होता नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट ग्रोज वेरी वेल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर, तो जूट का खेती अक्सर वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि जहाँ पे हर साल लगभग पानी आता है और मिट्टी को चेंज कर देता है। आपको पता है जब मिट्टी, मतलब जब पानी बहता है तो अपने साथ वो मिट्टी लेकर भी चलता है। तो बेसिकली जूट का खेती वहाँ पे होता है जहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ आ जाता है, यानी कि बाढ़ का पानी लगभग हर साल वहाँ पे आ जाता है, वहीं पे इसका खेती ज़्यादा होता है। आपको एक हकीकत बात बताऊँ तो जूट का जो खेती होता है ना वो ज़्यादातर दलदल वाले जगह पे होता है, मतलब कीचड़ वाले जगह पे, ये इसका हकीकत है। आगे बढ़ते हैं, हालांकि इसका खेती हमने देखा है इसीलिए हमने आपको बताया कि जूट का जो खेती है अक्सर वो ना मतलब कि नदी के किनारे ही होगा, लेकिन बहुत ही दलदल वाले जगह में होता है। ठीक है, कादा वाला, कीचड़ वाले में जगह में। आगे, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब ये ग्रो कर रहा होता है तो उस समय पे इसको टेम्परेचर ठीक ठाक चाहिए, तभी ये ग्रो कर पाएगा, अच्छे तरीके से बन पाएगा। जूट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न एंड कारपेट्स, यानी कि बैग हो गया, चटाई हो गया, रस्सी हो गया, धागा हो गया, या फिर मैट हो, कुछ भी हो, मतलब इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसका इस्तेमाल आज हम लोग बहुत ही कम करते हैं, बहुत कम। इसके जगह पे जगह ले लिया हमारा प्लास्टिक बैग,
ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग इस चीज़ में करते हैं। आगे, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे जूट का खेती बहुत ही ज़्यादा और बड़े लेवल पे होता है। तो इस तरीके से हमने जूट वाले टॉपिक को भी कंप्लीट किया, यानी कि ये जो हमारा था नॉन फूड क्रॉप, ये भी हमारा आज कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में हम लोग अपना जो नया टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक होगा आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यहाँ तक क्या कोई डाउट किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।